क्रम में बात कर चुके हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। आइए आगे देखते हैं कि कैसे संविधान का विकास हुआ। तो देखेंगे कि 1773 के एक्ट के बाद आप देखेंगे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1781 में एक एक्ट आता है। इस एक्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 1781 के एक्ट से आगे। तो देखेंगे कि 1781 में जो एक्ट आया उसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था उसको जानने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यह एक 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो 1773 में जो प्रावधान किया गया था उसमें क्या प्रावधान था यह जानना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। देखिए, आप अगर भारत की बात करेंगे तो देखेंगे कि बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था। अर्थात यहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी। तो ब्रिटेन की संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्ग साहब। उन्होंने एक सिफारिश की कि कुछ संशोधन करने की जरूरत है, इसके लिए आपको एक अलग से एक्ट बनाने की जरूरत है ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके। तो 1781 में जो एक्ट आता है उसको नाम दिया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक्ट आया ही था 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। तो 1781 के एक्ट में कहा गया कि जो ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है उसको पूरे बंगाल क्षेत्र के लिए, उड़ीसा क्षेत्र के लिए और बिहार वाले क्षेत्र के लिए भी कानून बनाने की अनुमति दे दी जाए। अर्थात इसके पास इतनी शक्ति दे दी जाए कि यह उड़ीसा क्षेत्र, बिहार क्षेत्र और बंगाल क्षेत्र के लिए भी कानून बना सके। इस एक्ट के माध्यम से जानेंगे आप कि जो ब्रिटेन में सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ आ गया अविश्वास प्रस्ताव आ गया, और यह एक्ट कहीं ना कहीं असफल हो गया। जब यह एक्ट असफल हो जाएगा तो एक और एक्ट आएगा, वह एक्ट आएगा 1784 में, और इस एक्ट को कहा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट को लाया जाएगा, और पिट्स इंडिया एक्ट को ला करके क्या प्रावधान किया जाएगा यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि कंपनी को दो माध्यम से चलाया जाएगा, और दो माध्यम क्या होगा कि एक तरफ होगा ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की संसद। अब ब्रिटेन की संसद में जो संसदीय समिति है उसके माध्यम से कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की जाए, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किया जाए। और कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिकल मैटर कहीं ना कहीं लिखे जाए। तो पॉलिटिकल मैटर देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और कॉमर्शियल मैटर देखने के लिए कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाए। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक मामलों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। तो यह जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। 1784 के एक्ट के बाद एक एक्ट आता है 1786 में। 1786 में जो एक्ट आता है उसमें प्रावधान किया गया कि जो परिषद है, जो कानून बना रही थी, जो आपने 1773 में देखा था कि वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसको यह अधिकार दे दिया गया कि 4 सदस्यीय
परिषद के माध्यम से कानून बनाएंगे गवर्नर जनरल। तो उस परिषद के बनाए गए विधि को, परिषद के विधि को रद्द करने का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। और कहा गया कि जो भी गवर्नर जनरल होगा वो होगा प्रधान सेनापति। तो दो प्रावधान महत्वपूर्ण है 1786 के एक्ट का कि परिषद के बनाए गए कानून को क्या कर सकता है? गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है। दूसरा क्या है? जो भी गवर्नर जनरल होगा उसको प्रधान सेनापति की उपाधि दे दी गई। और ऐसे दोनों ही प्रावधानों का फायदा उठाने वाले कौन व्यक्ति थे? तो कार्नवालिस। जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको समझना ये होगा कि 1786 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो 1786 का जब एक्ट देखेंगे तो आपको इन दो प्रावधानों को याद करना भी जरूरी है। उसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 के एक्ट के बाद आप देखेंगे 1793 में एक आता है। और 1793 में जो एक्ट आएगा उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए 1793 में जो एक्ट आएगा उसमें पहला महत्वपूर्ण काम यह किया जाएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 20 वर्ष के लिए एकाधिकार दे दिया जाए। अर्थात उसका जो एकाधिकार है 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या देखेंगे इसमें कि जो व्यापारिक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसके एकाधिकार को तो बढ़ा ही दिया गया। उसके अलावा यह कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, यहां देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उसकी वेतन की व्यवस्था कहां से दी जाएगी? वेतन दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। तो भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई 1793 के एक्ट के माध्यम से। 1793 के बाद आप देखेंगे कि 1813 में एक एक्ट आता है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया ये समझने की कोशिश करिएगा। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान को जब आप देखेंगे तो आपको समझना होगा कि कंपनी के एकाधिकार को जो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात एकाधिकार समाप्त। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो एकाधिकार समाप्त हो रहा है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रहा है। जब पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है ये जानिएगा कि चाय और पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार का अधिकार किसके पास रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। अब ये 1813 के एक्ट में महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वो यही था। इसके अलावा और क्या था कि जो ईसाई मिशनरी है, मिशनरी, इस मिशनरी को भी भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई और भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का भी प्रावधान कर दिया गया। तो जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे कि भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या रहा होगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान है। फिर देखेंगे 1781 में क्या क्या प्रावधान किया गया। फिर देखेंगे 1784 में क्या प्रावधान किया गया, 1786 में क्या प्रावधान किया गया, 1793, 1813 में क्या क्या प्रावधान किया गया, यह देखने की कोशिश करेंगे। जब यहां तक देख लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि अगला प्रावधान कब आया या अगला एक्ट कब आया। तो आपको जानना यह जरूरी है कि अगला एक्ट जो आएगा वो आएगा 1835। तो 1835 में जो एक्ट आएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। क्यों महत्वपूर्ण है इसको जानने की कोशिश करिएगा।
क्योंकि 1833 के एक्ट से पहले अर्थात आप देखेंगे कि 1813 तक के इतिहास को समझते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे कि 1833 में क्या प्रावधान किया गया और इस एक्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या थी। तो 1757 से और 1813 के बीच में आप देखेंगे तो ब्रिटेन भारत में कहीं न कहीं वाणिज्यिक साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है। तो 1813 के बाद जब भी कोई एक्ट आएगा तो कुछ न कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आएगा। तो पहले समझते हैं कि 1757 से लेकर के 1813 तक वाणिज्यिक साम्राज्य की स्थापना कंपनी के माध्यम से ब्रिटेन के लोग कैसे कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर और देखेंगे कि 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें भारत में मजबूत हो गई हैं। जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो क्या होगा कि एक तरफ देखेंगे आप भारत है, दूसरी तरफ आप देखेंगे ब्रिटेन। जब इतनी घटनाएं होंगी तो क्या होगा कि जो मनी फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की तरफ, भारत से ब्रिटेन की तरफ बढ़ जाएगा। और जब मनी फ्लो ब्रिटेन की तरफ बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सरप्लस है मनी का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब सरप्लस बढ़ जाएगा तो लोगों के पास जब पैसा होगा तो अनुसंधान पे पैसा खर्च करने लगेंगे, अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रिटेन में बढ़ जाएगा। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रिटेन में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इनोवेशन होगा। और इनोवेशन जब होगा, इनोवेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि बहुत सारे औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप कर सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं मार्केट की जरूरत महसूस होगी और मार्केट के रूप में इंडिया से बढ़िया जगह ब्रिटेन के लिए कोई नहीं। तो अगर इंडिया ब्रिटेन के लोगों को मार्केट के रूप में दिखाई दे रहा है तो अब आप खुद सोचिए कि ब्रिटेन की सत्ता पे जो बैठा होगा वो इंडिया के बारे में क्या सोचेगा। इंडिया के बारे में यह सोचेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो हम व्यापार कर रहे थे भारत के या प्रशासन कर रहे हैं उसको डायरेक्ट अपने हाथ में लेने की जरूरत है। तो आप समझिए कि 1833 के एक्ट में सबसे पहला काम ब्रिटेन के लोग क्या करते हैं। तो ब्रिटेन के लोग सबसे पहला काम करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके एकाधिकार को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। अब एकाधिकार समाप्त हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि एकाधिकार समाप्त हो गया। और जब एकाधिकार समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना होगी। तो जब केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना होगी तो ऐसे में होगा क्या कि जो उड़ीसा है, बंगाल है और जो मद्रास और बंबई वाला क्षेत्र है वहां पे जो भी कानून बनाने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो जाएगी, अर्थात बंगाल वाले क्षेत्र कलकत्ता वाले प्रेसिडेंसी में पहुंच जाएगा। तो जब कलकत्ता वाले प्रेसिडेंसी में पहुंच जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि केंद्रीकृत शासन की शुरुआत हो चुकी है। और जो बंगाल के गवर्नर होंगे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। और भारत के गवर्नर जनरल आप जानते हैं पहले व्यक्ति कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति थे जिनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो अब केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ चुकी है और पूरे भारत के लिए जो गवर्नर है वो कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके अलावा और देखेंगे कि आप
चौथे सदस्य के रूप में याद कर सकते हैं चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, या आप कह सकते हैं चौथे सदस्य के रूप में एक विधि चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। तो चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। और आप लोग देखेंगे कि 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना होगी। तो विधि आयोग की स्थापना होगी तो इसमें एक व्यक्ति रहेंगे जिनका नाम होगा मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये भी प्रावधान यहाँ पे किया जाएगा। और एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे कि 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हो जाता है। तो दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के माध्यम से होता है? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो आपका जवाब क्या होगा? 1835 के एक्ट के माध्यम से। तो यह व्यवस्था कौन से एक्ट में की गई थी? 1833 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। और 1835 में जो कुछ भी प्रावधान हुआ वो आपको इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के माध्यम से देख सकते हैं। अगला जो एक्ट आएगा वो एक्ट आएगा 1853। तो समझने की कोशिश करिएगा कि 1853 का एक्ट जब आएगा तो क्या होगा। तो देखिए 1853 का जब एक्ट आएगा तो इसमें दो बातें। एक तो आप देखेंगे कि विधायी कार्य के लिए एक अलग संस्था और प्रशासनिक कार्य के लिए एक अलग व्यवस्था। तो विधायी कार्य के लिए एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की जाएगी। और देखेंगे कि प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या किया जाएगा कि एक जो है कि कार्यपालिका का अलग जो है कि क्षेत्र बांट दिया जाएगा। तो जो आज आप देखते हैं विधायिका कार्यपालिका, उसकी शुरुआत कहां से हो गई? 1853 के एक्ट के माध्यम से। इस विधायी काउंसिल में आप देखेंगे तो कुछ सदस्य होंगे, उनको जो चुन के भेजा जाएगा वो क्षेत्रीय सदस्य होंगे। क्षेत्रीय सदस्य तो कहने का मतलब क्या है? विधायिका में क्षेत्रीय सदस्यों को शामिल करने का जो शुरुआत हुआ था किस एक्ट के माध्यम से हुआ था? 1853 के एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो ये जानने की कोशिश करिएगा। और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो जब हम पूरा भारतीय संविधान के इतिहास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो प्रावधान लेकर के कंपनी के द्वारा या कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में आया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रावधान है जिसको आपको अपने नोटबुक में नोट करना होगा, वीडियो पॉज करके भी नोट करना होगा। जब कोई बुक आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक्स्ट्रा जो चीजें मिल रही होंगी, इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी, उसको नोट करने की जरूरत होगी। उसके बाद आपकी तैयारी को एक नया दिशा मिलेगा। और आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे और अगला एक्ट जो आएगा उस पर भी चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम जब मिलेंगे तो अगले प्रावधान के बारे में बात करेंगे।